हाँ भाई, क्या हाल है आप सबके। आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन और इक्वेशंस को रिवाइज कर रहे हैं। आई होप ये आपके एग्जाम्स के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। सो चलो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। सबसे पहले हम कुछ बेसिक समझ लेते हैं इस चैप्टर का कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है। तो देखो, वो प्रोसेस जिसमें एक नया केमिकल बना, उस प्रोसेस को बोलेंगे हम केमिकल रिएक्शन। ठीक है। अब जब केमिकल रिएक्शंस होती हैं तो कुछ बातें हमें नोटिसेबल होती हैं कि हाँ भाई ऐसा कुछ हो रहा है, तो मतलब केमिकल रिएक्शन हो रही है। जैसे कलर का अगर चेंज हुआ मींस केमिकल रिएक्शन हुई, अगर गैस निकली मींस केमिकल रिएक्शन हुई, अगर टेम्परेचर चेंज हुआ अगेन केमिकल रिएक्शन का इंडिकेशन है, और अगर स्टेट चेंज हुई तो ये भी एक केमिकल रिएक्शन होने का संकेत है। ठीक है। तो ये कुछ अ, संकेत होते हैं कि हाँ भाई अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो मीन्स केमिकल रिएक्शन आपकी हो रही है। ठीक है। फिर एक टॉपिक आता है केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन क्या है? जब मैं किसी भी केमिकल रिएक्शन को उसके सिंबल्स और उसके फॉर्मूले के साथ रिप्रेजेंट करूं, तो उस रिप्रेजेंटेशन को बोला जाएगा केमिकल इक्वेशन। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन को मैंने उसके सिंबल से रिप्रेजेंट करा है ना, और ऑक्सीजन को भी उसके सिंबल और स्टेट के साथ रिप्रेजेंट करा है। तो ये जो मेथड है, जो रिप्रेजेंटेशन का जो तरीका है, इसको हम बोलेंगे केमिकल इक्वेशन। ठीक है। अभी कुछ सिंबल्स हमको माइंड में रखने, जैसे भाई ए क्यू मतलब एक्वस। एक्वस मीन्स जो पानी के अंदर मिल सकता है। तो आपको अपनी बुक में कहीं पे भी ए क्यू लिखा होगा तो मतलब माइंड में जाना चाहिए भाई ये चीज पानी के अंदर सॉल्यूबल है। ठीक है। अगर पीपीटी लिखा हुआ है और ऐसा एरो बना हुआ है डाउन वाला, पीपीटी मतलब प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट मीन्स एक ऐसी चीज जो पानी में नहीं मिल सकती। ठीक है। एस मतलब सॉलिड, एल मतलब लिक्विड, और जी के साथ ऐसा एरो बनाएंगे क्योंकि गैस होती है, गैस उड़ जाती है, तो इसलिए इसमें अप वाला एरो, और पीपीटी में नीचे जम जाती है इसलिए उसमें डाउनवर्ड वाला एरो इसमें दिखाया गया याद करने के लिए। ओके। तो सिंबल्स आप सबको भाई आने चाहिए। ओके। इन सब का मतलब हमें पता होना चाहिए। कहीं पर रिएक्शन लिखी हुई है तो माइंड में हमारी चीज़ें क्लिक करनी चाहिए। ओके। सो चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास टॉपिक आता है जहाँ से बोर्ड्स में भाई क्वेश्चंस आते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन से। तो इसको भी एक बार ध्यान से समझ लेते हैं। ओके। पहली रिएक्शन है कॉम्बिनेशन। यार कॉम्बिनेशन ना नाम से समझ आ रहा है कि जब दो चीज़ आपस में कंबाइन होगी तो एक नई चीज़ बनाएगी, और इसी रिएक्शन को बोला जाता है केमिस्ट्री में कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो देखो क्या बोल रहे हैं, जब दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट आपस में कंबाइन होकर बनाता है एक सिंगल प्रोडक्ट, तो उस रिएक्शन को बोलेंगे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है। सो यहाँ पे दिख रहा होगा ए और बी आपस में मिले और क्या बना दिया उन्होंने मिलकर, ए बी। अब आपके सिलेबस में ये ऐसा तो पूछेगा नहीं कि डिफाइन करो कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो आपके सिलेबस में या आपके एग्जाम में ये मैग्नीशियम वाला क्वेश्चन हर साल रिपीट होता है। क्या क्वेश्चन है यार मैग्नीशियम वाला? तो यहाँ पर मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन है, मींस हमने ना मैग्नीशियम में आग लगाई तो एक बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, और कुछ हीट भी रिएक्शन से देखने को मतलब देखने को मिली कि कुछ ना कुछ हीट यहाँ से निकली है। पहली बात, ये रिएक्शन आपको याद होनी चाहिए। दूसरी बात, इस रिएक्शन की कुछ बातें हमें समझ आनी चाहिए। जैसे जब मैग्नीशियम को जलाते हैं तो वो एक वाइट डेजलिंग फ्लेम देता है। मीन्स ये एक ऐसी फ्लेम होती है, अगर आपने इसको नॉर्मल नेकेड आई से देखा तो कुछ सेकंड्स के लिए आपके सामने चीज़ें मतलब अंधेरे टाइप छा जाएगा आपकी आंखों के सामने, क्योंकि इतनी चमकीली लाइट होती है। तो कुछ सेकंड्स के लिए हमारी आंखों की रोशनी ये गायब कर देती है। ये बिल्कुल वैसी लाइट होती है जब वेल्डिंग हो रही होती है, तो वेल्डिंग में से जो लाइट निकल रही होती है, डेजलिंग लाइट जो होती है, अगर आप उसको अपनी नॉर्मल आई से देखो तो आपको कुछ टाइम बाद अंधेरा अंधेरा दिखता है, थोड़े से टाइम के लिए आपको अंधेरा अंधेरा फील होता है ना। तो सेम ऐसा इसके साथ भी होता है। दूसरी बात, आपको बोलेगा कि ना वाइट कलर का पाउडर है, तो माइंड में क्लिक होना चाहिए मैग्नीशियम ऑक्साइड की बात कर रहा है।
ठीक है। तीसरी बात, इस रिएक्शन के अंदर हीट एनर्जी रिलीज होगी और जो टेम्परेचर है वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और ये जो मैग्नीशियम वाली जो रिएक्शन है, ये दो रिएक्शन के एग्जाम्पल में कंसिडर करते हैं, किस किस में, कॉम्बिनेशन और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में। यार एक्सोथर्मिक मतलब, तो एक्सोथर्मिक मतलब वो रिएक्शंस जिसके अंदर हीट निकल रही होती है, उन रिएक्शंस को हम एक्सोथर्मिक बोलते हैं। अभी ये आगे आएंगे तो इसको थोड़ा सा डीपली और पढ़ेंगे। तो ये बस इतनी सी बातें आपको यार माइंड में रखनी है याद, ठीक है। नीचे वही चीज़ अभी जो मैंने आपको समझाई कि हमें अपने इसको ना नेगेटिव ऐसे नहीं देखना चाहिए, वही चीज़ समझा रहा है। सो आई होप कि आपको ये पूरी स्लाइड समझ आई। चलो आगे बढ़ते हैं भाई। दूसरी केमिकल रिएक्शन कॉम्बिनेशन की है क्विकलाइम इन वाटर। तो अगेन जब मैं कैल्शियम ऑक्साइड, भाई कैल्शियम ऑक्साइड का एक नाम होता है क्विकलाइम, को जब मैं पानी में डालूंगा तो बनाएगा स्लिक्ड लाइम। स्लिक्ड लाइम का फॉर्मूला होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसका केमिकल नेम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसमें से भी कुछ हीट आउट होगी, इसका मतलब ये भी रिएक्शन कैसी है, एक्सोथर्मिक है। सो जब हम पानी के अंदर क्विक लाइम को डालते हैं तो हमें देखते हैं कि जो रिएक्शन है उसमें टेम्परेचर इंक्रीज हो गया। दूसरी बात, जो क्विक लाइम होती है वो बहुत जल्दी से रिएक्ट करती है पानी के साथ, ठीक, बहुत तेजी से। इसलिए हमें इसमें वाटर जो होता है वो ऐड करना होता है स्लोली स्लोली, क्योंकि रिएक्शन जो होती है बहुत ज़्यादा एक्सोथर्मिक ना हो जाए, इसलिए पानी आराम आराम से इसमें ऐड करना होता है। अगर हम पानी एकदम से ऐड कर देंगे तो बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट निकल सकती है और आपका जो बीकर है वो फट भी सकता है और जो आपका सॉल्यूशन है वो बीकर से बाहर आ सकता है, ठीक है। और जो भाई क्विक लाइम जो होता है ना, इसको हम यूज़ करते हैं सीमेंट बनाने में। तो ये कुछ बातें अगेन माइंड में रखनी है क्विक लाइम वाले रिएक्शंस की, ठीक है। चलो भाई, अगला है व्हाइट वॉश वॉल। इसमें क्या हो रहा होता है, इसमें हमारे पास होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको क्या बोला जाए, स्लेग्ड लाइम बोला गया है। उसके अंदर CO2 पास कराओ तो आप देखोगे क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट और कुछ पानी। अब ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो सॉल्यूशन है, इसको यूज़ करा जाता है वाइट वॉशिंग वॉल्स के अंदर। ये आपके एग्जाम्स के MCQs में पूछे गए छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, इसलिए भैया इनको ना अच्छे से याद रखना, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है वो फॉर्म होता है 2 से 3 दिन में, और कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर की वजह से ही जब घर में वाइट वॉशिंग होती है तो जो वॉल्स होती हैं वो चमक जाती हैं। आई बात समझ। तो वाइट वॉश वॉल के बारे में इतनी बातें आप याद रखो। उसके बाद एक बर्निंग ऑफ कोल की एक छोटी सी सिंपल सी रिएक्शन है जिसमें हम कार्बन को बर्न कर रहे हैं तो वो CO2 गैस रिलीज कर रहा है, ठीक है। यहाँ से कुछ इतना खास नहीं आता, जहाँ से आना चाहिए उसके लिए मैंने सारी बातें आपको दिखा दी। इतनी ही बात बस ये आप याद रखना, तो आपके कभी भी इस चैप्टर में नंबर नहीं कटेंगे भाई, ठीक है। अब एक ना ये NCERT बुक का क्वेश्चन है कि क्या आपको पता है रेस्पिरेशन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो आओ समझते हैं। देखो, हम सबको एनर्जी चाहिए ना जिंदा रहने के लिए, और वो एनर्जी हमको कहाँ से मिलती है, जो हम खाना खाते हैं। तो जब हम खाना खाते हैं तो डाइजेशन के टाइम पर जो खाना होता है हमारा वो टूटता है सिंपल सब्सटेंस में। कार्बोहाइड्रेट इन फूड्स आर ब्रोकन डाउन टू फॉर्म ग्लूकोज। जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है फूड में वो टूटता है किस में और बनाता है ग्लूकोज, जो कि ऑक्सीजन के साथ मिलता है और बॉडी को क्या प्रोवाइड करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है। एक्सोथर्मिक इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसमें हमें रिएक्शन कराने के लिए या जहाँ पे रिएक्शन हो रही होगी वहाँ पे हीट निकल रही होगी, तो हीट जब निकलती है तो उसको एक्सोथर्मिक बोला जाता है।
भाई अगर आपके एग्जाम में आए एक्सप्लेन करो हाउ रेस्पिरेशन इज अ एक्सोथर्मिक प्रोसेस, तो आप ये वाली बातें लिखाना, आपके मार्क्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, चलो दूसरी टाइप है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ये बिल्कुल कॉम्बिनेशन का उल्टा है। यहाँ पर एक चीज होगी जो टूट जाएगी दो या दो से ज्यादा चीजों के अंदर। जैसे आपके पास ये रिएक्शन है कैल्शियम कार्बोनेट वाली। भाई कैल्शियम कार्बोनेट को लाइमस्टोन भी कहा जाता है। हम देखते हैं जब हम कैल्शियम कार्बोनेट में मतलब इसको जब हम रिएक्ट कराते हैं तो दो चीज़ों में टूट जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। कैल्शियम ऑक्साइड को क्विक लाइम बोलते हैं और कैल्शियम कार्बोनेट को लाइमस्टोन बोलते हैं। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या बोलते हैं भाई? स्लेक्ट लाइम बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन होती है ना, ये तीन टाइप्स की होती है। हीट की प्रेजेंस में तो बोलेंगे थर्मल डीकम्पोजिशन, इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में होगी तो बोलेंगे इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन, और अगर लाइट के प्रेजेंस में होगी तो बोलेंगे फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन। ठीक है, अब एक एक करके इन तीनों को समझते हैं। जब हम किसी भी सब्सटेंस को हीट की प्रेजेंस में तोड़ते हैं तो उस रिएक्शन को थर्मोलिसिस बोला जाता है। ठीक है, जैसे आपके पास फेरस सल्फेट है। भाई फेरस सल्फेट किस कलर का होता है? ग्रीन कलर का होता है। ये बातें याद रखनी है हमें, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन यार इन्हीं रिएक्शंस, इनके कलर्स, इन्हीं के ऊपर पूछता है हमसे। तो जब मैं फेरस सल्फेट को यार हीट कराऊंगा ना, तो वो टूटेगा फेरिक ऑक्साइड में, जो कि रेडिश ब्राउन कलर का होता है। और यहाँ पे दो अदर पार्टिकल्स निकलेंगे जिनका नाम है SO2 और SO3। अब ये SO2 SO3 के नेचर कैसे होते हैं, इन सबको एक बार समझ लेते हैं ध्यान से। देखो भाई, जब मैं फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स, देखो होता क्या है, जो फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स होते हैं, पहली बात तो वो किस कलर के होते हैं भाई? ग्रीन कलर के होते हैं। जब हम उनको हीट करते हैं तो वो पानी को क्या कर देते हैं? लूज कर देते हैं, और वो किस कलर में आ जाते हैं? वाइट कलर में आ जाते हैं। और जब मैं इनको फर्दर हीटिंग करूंगा तो ये बन जाती है फेरिक ऑक्साइड, जो कि किस कलर का होता है? रेडिश ब्राउन कलर के होते हैं। तो भैया कलर्स आप सब याद रखना। ठीक है, जब सल्फर जलता है ना तो उसमें जैसे माचिस की तिल्ली में जो स्मेल आती है वैसी स्मेल होती है, और SO2 की बहुत अजीब सी स्मेल होती है जब वो जल रहा होता है। ये जो SO2 और जो SO3 है ना, ये दोनों एयर पोल्यूटेंट हैं, और ये दोनों के दोनों किस नेचर के होते हैं भाई? एसिडिक नेचर के होते हैं। तो ये इतनी सी बात आप याद रखना थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शंस की। ठीक है, कि कलर्स किसका क्या होता है, फेरस सल्फेट क्रिस्टल किस कलर का होता है। ठीक, ज़्यादा हीटिंग करने पे जो फेरिक ऑक्साइड बनता है वो किस कलर का होता है। SO2 SO3 एसिडिक होते हैं और एयर पॉल्यूटेंट होते हैं। ठीक है, उसके बाद एक एंडोथर्मिक रिएक्शन इन लेड नाइट्रेट। तो देखो हो क्या रहा है इसके अंदर, आपके पास यहाँ पर है लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट किस कलर का है भाई? वाइट कलर का। हमने इसको हीट करा तो हम देख रहे हैं कि बना लेड ऑक्साइड बना। लेड ऑक्साइड किस कलर का है भाई? येलो कलर का। और यहाँ पर कुछ ब्राउन फ्यूम्स निकले। भाई ये वाला क्वेश्चन ना बोर्ड में आ चुका है कि ना ब्राउन फ्यूम्स निकल रहे हैं। बताओ यार कौन सी गैस है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, NO2। ठीक है, तो ये जो ब्राउन फ्यूम्स होते हैं NO2 के होते हैं, बहुत अजीब सी इसकी भी स्मेल होती है। और ये जो येलो सॉलिड कलर का ये जो सब्सटेंस आपको दिख रहा है यहाँ पे रिएक्शन में, ये जो येलो कलर का जो सब्सटेंस शो हो रहा है, इसको क्या बोलेंगे हम? लेड ऑक्साइड बोलेंगे। अगेन यहाँ पे जो ये गैस निकल रही है ऊपर, ये ब्राउन कलर की जो गैस निकल रही है, इस गैस को बोलेंगे कि ये गैस एसिडिक नेचर की है और
ये जो गैस होती है ये ब्लू लिटमस को किस में कर देती है, रेड में कर देती है। ठीक है, तो ये छोटी छोटी सी बातें लेड नाइट्रेट की भी हमको भाई याद रखनी है कि लेड नाइट्रेट का कलर वाइट होता है, लेड ऑक्साइड का कलर येलो होता है, जो ब्राउन फ्यूम्स निकल रही है वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। अगेन ये एसिडिक नेचर की है, बिल्कुल SO2 और SO3 की तरह। ठीक है, चलो भाई अगली है भाई इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन। मतलब जब मैं किसी चीज को तोड़ रहा हूं इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में। ठीक है, सो भाई इलेक्ट्रोलिसिस मतलब यहाँ पे जैसे ये यहाँ पे एक चीज समझो, जैसे आपने पानी में करंट को पास करा तो किस में टूटा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूटा। यार ये जो डायग्राम है ना, ये डायग्राम हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से चीज़ें पूछता है कि कैथोड पे क्या हो रहा है और एनोड पर क्या हो रहा है। तो डायग्राम ध्यान से देख लो, फिर यहाँ पे कुछ बातें हम समझ लेते हैं। देखो, जो हाइड्रोजन गैस है वो कहाँ पे मिलेगी हमें, कैथोड पर, और जो ऑक्सीजन गैस है वो कहाँ मिलेगी हमें भाई, एनोड पर। दोनों की रेशियो क्या रहेगी, 2:1 वॉल्यूम की, और दोनों की मास रेशियो क्या रहेगी भाई, 1:8। जब मैं बर्निंग कैंडल इसके पास लाऊंगा तो देखो क्या होगा, बर्निंग कैंडल पास लाने से कैथोड पर जहाँ हाइड्रोजन हमें मिलेगा वहां पर आएगी एक पॉप साउंड। ठीक है, और एनोड पर क्या होगा, जो कैंडल होगी ना वो बहुत ज्यादा ब्राइटली बर्न कर रही होगी। ये छोटी छोटी सी बातें आप भाई याद रखना। आपसे पूछा गया क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रोलिसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रही है, पानी को तोड़ा जा रहा है, तो बताओ कैथोड पे क्या सबमिट होता है या क्या ऑब्टेंड होता है, और एनोड पे क्या ऑब्टेंड होता है, और इसकी वॉल्यूम की रेशियो क्या होती है। तो ये बातें आप याद रखना। ठीक है, और हाइड्रोजन गैस निकल रही है तो भाई पॉप साउंड तो जनरेट होगी होगी। तो पॉप साउंड आएगी कैथोड पर, और एनोड पे जब आप कैंडल को ले जाओगे ना तो कैंडल और ब्राइटली जलेगी वहां पे। ठीक है भाई, चलो भाई अगली रिएक्शन है फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। मतलब जब हम सनलाइट में किसी चीज को रखें और वो चीज टूट जाए, तो आपके सिलेबस में दो रिएक्शन है, एक है सिल्वर क्लोराइड और एक है भाई सिल्वर ब्रोमाइड। जो सिल्वर क्लोराइड होता है भाई वो वाइट कलर का होता है, जब हम उसको सनलाइट में रखते हैं ना तो वो ग्रे कलर का सिल्वर में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। और जो Cl2 जो गैस होती है वो किस कलर की होती है, येलोइश ग्रीन कलर की होती है। अगर आपको यहाँ ऊपर देखो दिख रहा हो ध्यान से, तो ये हमारी सनलाइट आ रही है, इसके अंदर ये वाइट वाला तो AgCl था, ये जो सिल्वर वाला जो हो चुका है ये क्या है मेरा भाई, ओनली AgAg है, मतलब सिर्फ सिल्वर बचाइए। और Cl2 क्या हुआ भाई, Cl2 तो गैस है, किस कलर की, येलोइश ग्रीन कलर की। अब अगर इस सिल्वर क्लोराइड की जगह मैं सिल्वर ब्रोमाइड डाल दूं तो अगेन सेम रिएक्शन यहाँ पे देखने को हमको मिलती है। भाई आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि हम क्यों AgCl और AgBr को ब्लैक कलर बोतल के अंदर रखते हैं। क्यों, क्योंकि अगर ये सनलाइट में आई तो ये रिएक्ट कर जाएंगी, और रिएक्ट करने पे Cl और Br अलग हो जाएगा, और ये रिएक्शन जो मतलब जो AgCl की जो प्रॉपर्टीज थी फिर वो चेंज हो जाएंगी। तो इसलिए इनको ब्लैक कलर की बोतल के अंदर बंद करके रखा जाता है ताकि ये रिएक्ट ना कर जाएं। ठीक है, और भाई इनको हम कहाँ यूज़ करते हैं, ब्लैक और वाइट फोटोग्राफी के अंदर यूज़ करा जाता है। सो आई होप ये रिएक्शन भाई आपको याद रहेगी। अगेन भाई कलर्स नेम अपनी नोटबुक में कहीं लिख लेना ताकि आपको चीज़ें लंबे टाइम तक याद रहें। ठीक है, फिर भाई तीसरी रिएक्शन है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नाम से समझ आ रहा है कि किसी चीज़ को हमें हटा देना है तो हमारे एक बॉन्ड फॉर्म होगा और उस रिएक्शन को हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बस माइंड में एक चीज़ याद रखना, जो हाई रिएक्टिव होगा वो लेस रिएक्टिव को हटा देगा और उसके साथ बॉन्ड बना लेगा, और इस टाइप की रिएक्शन को बोला जाएगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मतलब जो ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट्स होंगे वो हटाएंगे किसको, लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स को, और बनाएंगे कंपाउंड, और जिस रिएक्शन को बोला जाएगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, आओ देखते हैं इसमें। लेकिन अब हमें
ये भी तो याद रखना पड़ेगा ना कि कौन ज़्यादा डिस्प्ले मतलब कौन ज़्यादा रिएक्टिव है और कौन कम रिएक्टिव है। तो उसके लिए आप इस सीरीज को याद रख सकते हो। भाई सीरीज का याद करने का तरीका क्या है? देखो, के से कटरीना, एन से ने। कटरीना ने कार मांगी, ऑल्टो जैन फरारी। फिर भी है क्यू, एच जी को याद रखना मिली से, मरकरी है ना। तो फिर भी है क्यू मिली, सिल्वर ऑडी, प्लैटिनम। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, इसको अपनी नोटबुक में लिख लेना। कटरीना ने कार मांगी, ऑल्टो जैन फरारी। फिर भी है क्यू मिली, सिल्वर ऑडी प्लैटिनम। ओके, जो भाई नीचे वाले हैं वो लेस रिएक्टिव हैं और जो ऊपर वाले हैं वो हाई रिएक्टिव हैं। इसका मतलब कि अगर मैं सोडियम और पोटेशियम में देखूं कि कौन किसको डिस्प्लेस कर सकता है, तो भाई जो पोटेशियम है ना वो सोडियम को डिस्प्लेस कर सकता है, लेकिन सोडियम पोटेशियम को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, क्योंकि हाई रिएक्टिव वाला लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस करेगा। तो जो ऊपर वाला रहेगा वो स्ट्रॉन्ग रहेगा, उसके नीचे वाला वीक रहेगा। तो कभी कभी क्या होता है, एग्जाम में रिएक्शन दे देगा और ना प्रोडक्ट भी दे देगा, हो सकता है प्रोडक्ट पूछे। तो कभी कभी क्या होता है, रिएक्शन ही नहीं हो रही होती, तो वो रिएक्शन होगी या नहीं होगी, उसके लिए आपको ये सीरीज याद होनी चाहिए। कटरीना ने कार मांगी। ओके चलो, अब आपके पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की पहली रिएक्शन है, जहाँ पे आप देख रहे हो कि आपके पास एक आयरन है, आयरन के अंदर कॉपर सल्फेट डाला गया जो कि ब्लू कलर का है। यहाँ पे आपको डब्बा दिख रहा होगा, ये आपका आयरन है, आयरन के अंदर ब्लू कलर, ये जो ब्लू कलर है किसका है भाई? कॉपर सल्फेट का है, और ये आपका आयरन है। जैसे आपने आयरन को कॉपर सल्फेट में डाला तो आपने देखा क्या बना, FeSO4 मतलब फेरस सल्फेट बन गया, और जो कॉपर था वो रेडिश ब्राउन कलर का बाहर निकल गया। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, देखो जो आपकी जो कील है, जो आपकी कील है वो किस कलर की हो गई है, मतलब जो सॉरी कील कह रहा हूँ, आई एम सो सॉरी सॉरी सॉरी, जो आपका सॉल्यूशन है वो किस कलर का हो चुका है भाई? FeSO4 ग्रीन कलर का हो चुका है, ब्लू कलर का पहले था। और ये जो कॉपर है, ये सारी कॉपर इस कील में जाके चिपक गई और इस कील का कलर कैसा कर दिया? रेडिश ब्राउन कर दिया। आई होप ये रिएक्शन समझ आई होगी, मैं दोबारा समझा देता हूँ एक बार, ठीक है। देखो, आपके पास आपने एक कील ली और उस कील को आपने कॉपर सल्फेट के अंदर डाला, तो आपने देखा कि जो ये ब्लू कलर का जो सॉल्यूशन था ये ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो गया। जब ये ग्रीन कलर का बना तो इसका मतलब रिएक्शन हुई, और ये जो सॉल्यूशन बना इसका नाम है फेरस सल्फेट। अब ये जो कॉपर सल्फेट का जो कॉपर था ये इस कील के ऊपर चला गया और कील को किस कलर का कर दिया भाई? रेडिश ब्राउन कलर का कर दिया। आई होप ये रिएक्शन आपको समझ आई होगी भाई, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ बातें लिखी हुई हैं, अगेन इनको समझ लेते हैं कि जो हमारा आयरन नेल है वो ब्राउनिश कलर का हो गया ड्यू टू उस पे कॉपर आके लग गया इसलिए। और जो ब्लू कलर का जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है वो फेड हो गया, ठीक है। तो ये छोटी सी बात है भाई, आप याद रखना। कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का होता है, फेरस सल्फेट ग्रीन कलर का होता है। जो हमारी कील थी वो रेडिश ब्राउन हुई क्योंकि उसके ऊपर कॉपर डिपॉजिट हो गया। ओके चलो भाई, अगली है जिंक इन सल्फ्यूरिक एसिड। इसको भी समझ लेते हैं, बहुत छोटी सी रिएक्शन है, समझ आ जाएगी। जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है वो किस कलर का होता है भाई? ब्लू कलर का होता है। जब हम जिंक को सल्फ्यूरिक एसिड में ऐड करेंगे
तो बनता है जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। जो हाइड्रोजन गैस होती है ना, वो कैसी होती है भाई? हाइड्रोजन गैस होती है कलरलेस, ना तो कोई कलर होता ना इसकी कोई स्मेल होती। ठीक है, जब मैं कोई बर्निंग कैंडल इसके पास लेके जाऊंगा तो कैसी साउंड देता है? ये पॉप साउंड देता है जब मैं कोई बर्निंग कैंडल इसके पास लेके जाऊंगा। तो अगर आपके पास कोई गैस निकली, आप उसके पास एक जलती हुई मोमबत्ती ले गए, अगर उसमें से पॉप साउंड आई, इसका मतलब वो हाइड्रोजन गैस थी। अब ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन आपकी कैसी है भाई? इसके अंदर टेम्परेचर जो है ना वो इंक्रीज हो रहा है, और रिएक्शन कैसी है आपकी? हाईली एक्सोथर्मिक है। तो जब आप जिंक को सल्फ्यूरिक एसिड में डालते हो तो इस रिएक्शन को भाई एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहा जाता है। ठीक है, ये तो ये छोटी छोटी बातें अगेन आप भाई याद रखना। ओके, चलो अब इसको आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, भाई अगली रिएक्शन है डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होते हैं? रिएक्शंस अपने आयंस चेंज करती है। ठीक है, जैसे इमेजिन करो इसके ऊपर प्लस है, इसके ऊपर माइनस है, इसके ऊपर प्लस है, इसके ऊपर माइनस है, तो ये माइनस चला जाएगा इस वाले ए के पास, और ये वाला माइनस चला जाएगा इस वाले सी के पास। तो ऐसी रिएक्शन को बोलते हैं भाई डबल डिस्प्लेसमेंट। हमारे सिलेबस में ये वाली रिएक्शन है। तो यहाँ पे देखो आपके पास है सोडियम सल्फेट जो कि कलरलेस होता है, और एक है बेरियम क्लोराइड जो कि वो भी कलरलेस होता है। तो ये जो बेरियम है ये जाएगा सल्फेट के साथ और क्या बना देगा? बेरियम सल्फेट। और ये Na जाएगा Cl के पास और क्या बना देगा? NaCl। अब ये जो बेरियम सल्फेट होता है ना, ये एक यहाँ पे देखो रिएक्शन में देखो, ये दोनों हमने मिक्स करे तो यहाँ पे आपको एक वाइट कलर का एक सब्सटेंस दिख रहा है। इस वाइट कलर के सब्सटेंस को बोला जाएगा प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट क्या होता है? अभी तो हमने पढ़ा था। प्रेसिपिटेट मीन्स वो चीज़ जो पानी के अंदर सॉल्युबल नहीं होती। तो ये जो बेरियम सल्फेट होता है ये वाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनाता है जो कि पानी के अंदर मिल नहीं सकता। ठीक है, ये जो रिएक्शन है ये डबल डिस्प्लेसमेंट में भी कंसिडर करी जाती है और प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस के अंदर भी कंसिडर करी जाती है। ओके, सो प्रेसिपिटेट होता क्या है मैंने आपको समझा दिया। प्रेसिपिटेट मीन्स एक ऐसी चीज जो पानी के अंदर मिल नहीं सकती। तो देखो दूसरा भी एक और रिएक्शन देख लो भाई, अली ध्यान से। आपके पास है लेड नाइट्रेट, अगेन जो कलरलेस होता है। आपने उसको डाला पोटेशियम आयोडाइड के अंदर, वो भी कलरलेस ही है। ये दोनों आपस में रिएक्ट करके बनाते हैं लेड आयोडाइड जो कि येलो पीपीटी या येलो प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है। ठीक है, सो आपको बोला कि ना इतना येलो पीपीटी फॉर्म हुई तो माइंड पे जाना चाहिए कि पक्का लेड आयोडाइड बना है, नॉट नाइट्रेट। क्या बना है? लेड आयोडाइड फॉर्म हुआ है, वो येलो कलर की पीपीटी बनाता है। ठीक है, सो आपके पास प्रेसिपिटेशन की दो रिएक्शन है। बेरियम सल्फेट जो कि कैसे बनाएगा? वाइट प्रेसिपिटेट। और लेड आयोडाइड जो कैसी पीपीटी बनाएगा? येलो प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट को ही शॉर्ट फॉर्म में पीपीटी बोला जाता है। ओके, चलो भाई अब एक रिएक्शन होती है एक्सोथर्मिक। भाई एक्सोथर्मिक अभी हमने पढ़ा था जिसमें हीट रिलीज हो रही हो, हीट निकलेगी तो एक्सोथर्मिक, और अगर हम हीट देंगे रिएक्शन करने के लिए तो बोलेंगे एंडोथर्मिक। तो एक बार एक्सोथर्मिक को समझ लेते हैं। रेस्पिरेशन वाली आपकी एक्सोथर्मिक है। जब हम नेचुरल गैस को बर्न करते हैं तो ये भी हमारी एक्सोथर्मिक है। और जब हम वेजिटेबल इनटू कंपोस्ट का डिकम्पोजिशन, मतलब जब हम वेजिटेबल का डिकम्पोजिशन करते हैं और कंपोस्ट बनाते हैं तो ये रिएक्शन भी हमारी एक्सोथर्मिक के अंदर कंसीडर करी जाती है। लास्ट वाली भैया एग्जाम में आई है, इसलिए ध्यान से चीजें सुनना। ठीक है भाई, एक होती है एंडोथर्मिक जिसमें रिएक्शन होने के लिए या करवाने के लिए हमें हीट देनी पड़े, उस रिएक्शन को बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये दोनों इसके एग्जांपल्स है, ये सेम रिएक्शन हम पहले अभी पढ़ चुके हैं। ठीक है भाई, फिर आपके पास एक लास्ट रिएक्शन आते हैं जिसका नाम है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन।
भाई ऑक्सीडेशन हम कब बोलेंगे? जब इलेक्ट्रॉन्स का लूज हो रहा हो, या ऑक्सीजन आ रहा हो, या हाइड्रोजन कम हो रहा हो। इन तीनों में से अगर कोई भी एक चीज हमें नोटिसेबल दिख रही होगी तो हम बोलेंगे वहां पे हुआ है ऑक्सीडेशन। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो कॉपर में ऑक्सीजन ऐड हुआ और क्या बन गया? कॉपर ऑक्साइड। तो यहाँ पे गेन हुआ किसका? ऑक्सीजन का। इसलिए इस रिएक्शन को बोलेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। सेम ऐसे एक होती है रिडक्शन, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स, या मैं ऐसे बोलूँ, ऑक्सीजन का लॉस होने वाला है और हाइड्रोजन का गेन होने वाला है। जैसे यहाँ पे ये पहले ऑक्सीजन था, मैं इसको यहाँ से हटा दूंगा और यहाँ पे आप देख रहे होगे सिर्फ क्या बन गया? कॉपर बन गया, है ना? तो आपने क्या देखा कि कॉपर में पहले ऑक्सीजन था लेकिन अब कॉपर में ऑक्सीजन नहीं रहा। तो ऐसे रिएक्शन को क्या बोलेंगे? रिडक्शन बोलेंगे। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करना, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन नहीं था लेकिन अब हाइड्रोजन में क्या हुआ? ऑक्सीजन आ गया। तो ये वाली कौन सी रिएक्शन हुई? ये हाइड्रोजन वाली मानूंगा मैं ऑक्सीडेशन, लेकिन कॉपर ऑक्साइड वाली को मैं क्या कंसिडर करूंगा? रिडक्शन। यार ये जो पूरी रिएक्शन है ना, इस रिएक्शन में देखो दोनों चीज हो रही है, ऑक्सीडेशन भी और रिडक्शन भी। तो ऐसे रिएक्शन को हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। अभी आने वाला टॉपिक ये भी, ठीक है भाई? आ गया? रिडॉक्स मीन्स यार एक ऐसी रिएक्शन जहाँ पे ऑक्सीडेशन भी हो रहा और रिडक्शन भी हो रहा हो। जैसे देखो नीचे समझो भाई, जिंक ऑक्साइड से जिंक बना, ऑक्सीजन हट गया, मतलब क्या हुआ? रिडक्शन हुआ। और कार्बन वाले में CO बना, मतलब कार्बन में ऑक्सीजन ऐड हुआ। इसका मतलब कार्बन वाली रिएक्शन में क्या हुआ? ऑक्सीडेशन हुआ। ठीक है, अब दूसरी बात याद रखना, एक होता है ऑक्सीडाइजिंग और एक होता है रिड्यूसिंग एजेंट। भाई दोनों के दोनों हमेशा किस साइड मिलेंगे? बताओ भाई, रिएक्टेंट साइड मिलेंगे। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जिसपे रिडक्शन हो रहा होता है, रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है जिसपे ऑक्सीडेशन हो रहा होता है। जैसे जिंक ऑक्साइड पे हुआ रिडक्शन, इसका मतलब जिंक ऑक्साइड कैसा एजेंट है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और कार्बन पर हुआ ऑक्सीडेशन, इसका मतलब कार्बन कैसा एजेंट है? रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है भाई? अब फिर एक टॉपिक आता है जंग लग जाना। तो देखो इसमें क्या है, जब जैसे कील आपके पास, इसमें क्या हुआ? ऑक्सीजन आया, कुछ पानी की ड्रॉपलेट्स आई और यहाँ पर एक छोटी सी रिएक्शन हुई और कील कैसी हो गई? रेडिश ब्राउन कलर की हो गई। इसको बोलेंगे आयरन ऑक्साइड, जिसपे जंग जंग लग गया। भाई रस्ट का फॉर्मूला पूछा गया था एग्जाम में कि यार रस्टिंग का फॉर्मूला क्या होता है? तो आयरन ऑक्साइड, ये किसका फॉर्मूला है? रस्ट का। ठीक है, तो देखो क्या बोलना चाह रहा है, जब मेटल पे अटैक होता है पानी और ऑक्सीजन का, तो वो जो होता है उस पर लग जाती है जंग, और इस प्रोसेस को बोला जाता है कोरोजन। ठीक है भाई? तुम ना बस कोरोजन आयरन ऑक्साइड का ना ये वाला फॉर्मूला, रस्ट वाला, ये चीज याद रखना। ठीक है, और क्या बोलना चाह रहे हैं? टार्निशिंग ऑफ कॉपर और टार्निशिंग ऑफ सिल्वर। भैया ये दोनों रिएक्शन भी यार आपके लिए इंपॉर्टेंट सी हैं, इनको एक बार याद करने पड़ेंगे हमें। ठीक है, फिर आता है भाई रेंसिडिटी। रेंसिडिटी में क्या होता है, जो खाना होता है ना वो खराब हो जाता है। जैसे बोलते हैं ना, ये तो खाना एक्सपायर हो गया, तो वो इसी रेंसिडिटी से समझ आता है। ठीक है, तो खाना कब खराब होता है? जब खाना के अंदर जो फैट होता है उसमें ऑक्सीडेशन हो जाए या ऑयल में ऑक्सीडेशन हो जाए, तो वो जो खाना होता है ना वो खराब हो जाता है, फिर वो हमारे खाने लायक खाना नहीं बच पाता। ठीक है, तो हमारा खाना के अंदर जो फैट है या जो ऑयल है वो ऑक्सीडाइज ना हो, तो उनके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? कुछ एंटी ऑक्सीडेंट यूज़ करते हैं, या हम किसी सब्सटेंस को एकदम एयर टाइट कंटेनर में डाल कर रखें ताकि ये खराब ना हो जाए। ठीक है,
और इसलिए जो चिप्स आते हैं ना, इनके अंदर नाइट्रोजन गैस भरी जाती है ताकि लंबे टाइम तक के लिए क्या रहें, सेफ रहें, खराब ना हो जाएं। ठीक है भाई। तो ये जब खाने ऑक्सीडाइज हो जाता है तो खाना खराब हो जाता है, तो उस प्रोसेस को रेंसिडिटी बोला जाता है। बचाने के तरीके मैंने आपको समझा दिए। आप एंटीऑक्सीडेंट यूज़ कर लो या किसी भी सब्सटेंस को एयर टाइट कंटेनर में डाल के रखो। और ऐसे ही जो हमारे बाज़ारों में चिप्स आते हैं, अंकल चिप्स, कुरकुरे टेढ़े मेढ़े, है ना, तो उन सब के अंदर बड़े हैवी हैवी दिखते हैं ना, तो उन सब के अंदर नाइट्रोजन गैस भरी जाती है ताकि वो बेचारे लंबे टाइम तक के लिए बचे रहें, वरना बेचारे ख़राब हो जाएंगे ना, आप खा लोगे तो फिर आपको फूड पॉइजनिंग हो जाएगी। ठीक है भाई। भाई ये दो चेंजेस और हैं, टाइप्स ऑफ चेंजेस, एक होता है फिजिकल और एक होता है केमिकल। फिजिकल चेंज में क्या होता है, कोई भी केमिकल रिएक्शन देखने को नहीं मिलती, ठीक है, और कोई भी नया केमिकल फॉर्म नहीं होगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल आपने देखा, ये पेपर कप आता है जिसके अंदर चाय मिलती है ना, आपने उसको तोड़ मोड़ दिया, तो तोड़ने मोड़ने से क्या होगा भाई, पेपर तो पेपर ही है, कोई नई चीज़ तो बनी नहीं, है ना। जब आइस पिघलती है, मेल्टिंग होती है यार, तो वो तो पानी तो है ना। और मेल्टिंग ऑफ वैक्स, भाई मेल्टिंग ऑफ वैक्स एग्जाम्पल है किसका, फिजिकल चेंज का। लेकिन बर्निंग ऑफ कैंडल एग्जाम्पल है किसका, केमिकल चेंज का। ये चीज माइंड में रखना, वैक्स का पिघलना फिजिकल चेंज है और कैंडल का जलना केमिकल चेंज है। ठीक है। केमिकल चेंज में क्या होगा भाई, फिर केमिकल चेंज में एक नया सब्सटेंस बनेगा। जब मैं कागज को जला दूंगा तो कागज जलने के बाद जो राख बनेगी उसकी प्रॉपर्टी और कागज की प्रॉपर्टी में बहुत डिफरेंस है। जो राख बनी वो एक नया केमिकल बना, और जो पेपर था वो एक अलग चीज थी, है ना। दूसरी बात, खाने का बनना, जब हम खाना घर में बनाते हैं तो जब तक खाना नहीं बना उसकी प्रॉपर्टी कुछ और थी, और जब खाना बॉईल होके तैयार हो गया तो उसकी प्रॉपर्टी कुछ और बन गई। ठीक है। दही बनाते हैं, दही मिल्क से, तो मिल्क की प्रॉपर्टी कुछ और थी, मिल्क से दही बनी तो एक केमिकल रिएक्शन हुई, एक नया सब्सटेंस बना। तो जब भी कोई नया सब्सटेंस क्रिएट होगा तो उस चेंज को केमिकल चेंज बोलेंगे, और जब भी कोई नया सब्सटेंस क्रिएट नहीं होगा तो उस चेंज को हम फिजिकल चेंज के अंदर कंसीडर करेंगे। ये था भाई आपका केमिकल रिएक्शन इक्वेशन का चैप्टर। इसमें मैंने एक चीज़ छोड़ी है जिसको बोलते हैं बैलेंसिंग। उसके लिए मैं आपको एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसमें हम PYQs कर लेंगे उसके, ताकि ये वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी। मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।